फिर से आप सबों प्रशिक्षुओं का मेरे क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जाति की अवधारणा तथा विकास की चर्चा की। पिछले वीडियो में हमने बताया कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति के अंतर्गत तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन अध्ययन और आत्मानुशासन का है। इस अध्ययन काल में 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की, जो दीक्षा और 4 अवस्थाओं से, दीक्षा और 4 दिशाओं से, जिसे हम क्या कहें, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया, उसके आश्रमों का वर्गीकरण बताया, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम एवं गृहस्थ आश्रम। ये हमने पिछले क्लास में वीडियो के माध्यम से जाना कि पुरुषार्थ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सभी क्या है, मानव जीवन के चरम लक्ष्य का आवागमन है, जिससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस शिक्षण बिंदु पर आपके सम्मुख वीडियो के माध्यम से चर्चा की गई थी। तो इसी श्रृंखला की कड़ी को अब हम बढ़ाते हुए जाति के लिंगीय भेदभाव की चर्चा करते हुए इसकी अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसको सुरक्षा प्रदान करना है। तो संविधान ने सभी को, विशेषतः पिछड़ी और वंचितों को, समान धारा में, जातीय लिंग को समान धारा में लाने हेतु कुछ विशेष उपलब्ध किए, जिससे जाति का भेदभाव और लैंगिक भेदभाव क्या हो सके, समाप्त हो सके। संविधान के कुछ प्रावधानों का निरूपण किया जा रहा है, जिसके द्वारा जाति की लिंगीय भेदभाव की चर्चा या भेदभाव को हम कैसे कम करें, इसके हेतु हम सक्षम बनाने के लिए क्या क्या उपबंध है, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या हुआ कि संविधान विधि के समान सभी को क्या मिलनी चाहिए, समान स्थिति प्रदान करनी है। संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या है, संविधान विधि के समान क्या माना गया कि सभी जितनी जातीय, ब्राह्मण, क्षत्रिय व सभी को क्या करना है, समान स्थिति प्रदान कराना है। और अनुच्छेद 15 के अनुसार क्या किया गया कि किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, विभेद नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 16 के अनुसार क्या किया गया कि राज्याधीन नौकरियों या पदों पर जो नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के अवसर की क्षमता होगी। अनुच्छेद 16 में नौकरियों के पदों पर जितने भी नियुक्ति के संबंध में है, यहाँ पर जाति भेद को नहीं रखा गया, सभी नागरिकों को क्या होगी, समान अवसर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 17 के अनुसार क्या किया गया, जातीय लिंग भेद को संविधान के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव, विभिन्न कृतियों का, ये सब चीजों का क्या किया, अछूतों का, हरिजनों का, सबका इसमें उद्धार कर दिया गया अनुच्छेद 17 के अनुसार। और अनुच्छेद 18 की उपाधियों में क्या किया गया कि समाप्ति करना था। अनुच्छेद 18 जितने भी उपाधियों की समाप्ति करता है। और अनुच्छेद 29 प्रावधान क्या करता है कि राज्य द्वारा घोषित करना, राज्य द्वारा घोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से क्या करना, नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर क्या करते हैं, वंचित नहीं रखा जाएगा। फिर से अनुच्छेद 29 का प्रावधान क्या था कि राज्य द्वारा घोषित अथवा राजनीति से जो सहायता पाने वाले कमी जो है, किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर हमको क्या करना है, उनको वंचित, उनको अलग नहीं करना है, नहीं रखा जाएगा अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को
सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अनुच्छेद 30 में क्या कहा कि शिक्षा संस्थाओं में देने में जो राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेद ना करे, वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 38 के अनुसार। अनुच्छेद 38 के अनुसार क्या किया गया कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए भरसक प्रयास करेगा। क्या करेगा? राज्य ऐसी जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें जाति, वर्ग, धर्म, मूल वंश, अल्पसंख्यक वर्ग, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, जो उसकी संरचना है, वो स्थापना के लिए इसका क्या करेगा? भरपूर रूप से प्रयास करेगा, जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या हो सके? प्राप्त हो सके। इसमें कमजोर वर्ग, दुर्बल वर्ग, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है, आप लोग मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 के अनुसार निम्न प्रकार है। क्या प्रावधान किए गए संविधान के अनुसार 39 में, वो अब हम लोग देख सकते हैं। तो 1 नंबर है कि नागरिकों अर्थात पुरुषों व नारियों को समान रूप से क्या किया गया? इसमें जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके। ये जो अनुच्छेद 39 के अनुसार जो प्रावधान चला संविधान में, वो क्या किया कि पुरुषों और नारियों दोनों को समान रूप से जीविका देने का पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके, ऐसा प्रावधान किया गया। और नेक्स्ट क्या है कि देश के साधनों, समुदायों की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो जिससे क्या हो? सामूहिक हित क्या हो? सर्वे सर्वा हो और सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके। क्या कर सके? समुदाय को भौतिक साधन का स्वामित्व माने अपना स्वामित्व हो और आत्मनियंत्रण हो, और नियंत्रण इस प्रकार से बांटा जाए कि जो कि सामूहिक हित, जो सामूहिक कल्याण के सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके। नेक्स्ट क्या है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण आर्थिक व्यवहार इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण हेतु अहितकारी केंद्रक न हो सके। नेक्स्ट इसमें क्या प्रावधान है? और श्रमिक पुरुषों, नारियों और बालकों, श्रमिक पुरुषों, नारियों और बालकों के स्वास्थ्य और शक्ति, बालकों को क्या करना चाहिए? सकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। सकुमार अवस्था मीन्स बाल श्रम अवस्था का क्या हो? इसमें दुरुपयोग ना हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे व्यवसाय में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो, है ना? विवश ना हो और ऐसा रोजगार न करना पड़े जो उनकी शक्ति के अधीन हो या उनकी आयु के रूप में संतुष्ट ना हो। शैशव, नेक्स्ट पॉइंट है, शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से, शैशव और किशोर अवस्था के जो बालक है उसको शोषण से, नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए? शैशव मतलब बाल्यावस्था और किशोरावस्था का शोषण से जितने भी इनमें दमन, शोषण काम के प्रति किए जा रहे हैं, तो संविधान में क्या प्रावधान किया गया कि इसको नैतिक और आर्थिक रूप से क्या करे? परित्याग करके इसका हम बचाव कर सके, संरक्षण हो। और अनुच्छेद 41 के अनुसार फिर क्या किया गया? क्या प्रावधान किया गया कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार क्या करे? यथाशक्ति काम पाने वाले और शिक्षा पाने वाले ये राज्य क्या कर सके? यथाशक्ति काम पाने और शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा तथा अंग हानि और अनहर भाव की दिशाओं को क्या कर सके? सार्वजनिक सहायता प्रदान कर सके और अधिकार प्रदान सके, ताकि क्या हो? इनके कार्य साधक और उपबंध करेगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट है 42 के अनुसार अनुच्छेद 42 में क्या प्रावधान किए गए कि राज्य जो है वो काम को यथोचित या मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए क्या करेंगे, उपबंध करेंगे। राज्य काम को यथोचित तथा मानवोचित दिशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य श्रमिक के निर्वाह, मजदूरी तथा शिष्ट जीवन स्तर आदि का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार जो राज्य के श्रमिक निर्वाह मजदूरी वर्ग है और शिष्ट जीवन स्तर आदि का प्रबंध करेगा ताकि अवकाश और आराम के समुचित उपयोग की दिशाओं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की दशाओं को प्राप्त कराया जा सके। अनुच्छेद 43 के अनुसार इस प्रकार आधुनिक काल में जाति व्यवस्था के दुष्परिणामों को देखते हुए हमें क्या करना, सर्वहारा वर्ग की स्थापना का प्रयास किया गया, क्योंकि दलित की जो समस्या है आर्थिक न होकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक है। दलित वर्ग है ना, पिछड़े वर्ग की क्या समस्या है, आर्थिक न होकर सामाजिक और सांस्कृतिक है। इन वर्गों में क्या है, स्त्रियों की जो दशा है और भी पिछड़ी हुई है, किसमें, दलित वर्ग में। इसलिए संविधान ने ऐसे वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, न्याय तथा शिक्षा इत्यादि के क्या दिए, समान अवसर दिए, मौलिक अधिकार मिले इन्हें। असमानता, छुआछूत, जातिवाद, अस्पृश्यता, अनेक सामाजिक समस्याओं को दूर करने का क्या किया गया, संविधान में प्रयास किया गया और उसे दूर करने के लिए विभिन्न तरह के प्रावधान विभिन्न अनुच्छेदों से इन्हें अनुच्छेद के अंतर्गत में ये करके इन्हें उसके उपाय किए गए, जिससे जातीय संरचना में क्या हो सके, चेंज हो सके और बदलाव आ सके। अब संवैधानिक संरक्षण, इसका मुख्य संरक्षण क्या हुआ कि अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में व्यवहार का निषेध, वो किसमें बता रहा है, अनुच्छेद 17 में। शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की जो रक्षा है वो किसी प्रकार से क्या हो, शोषण का विरोध हो, वो अनुच्छेद 46 में बता रहा है। और समस्त सार्वजनिक स्थानों तथा मंदिरों में, जैसे अछूत वर्ग को मंदिरों में प्रवेश करना या हरिजनों के से छुआछूत, तो ये मंदिरों में बिना भेदभाव में प्रवेश करेंगे। ये कब किया गया, अनुच्छेद 25 में ये प्रावधान किया गया। संसद तथा विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि 330 और 382 और 332 और 334 में किया गया। संसद तथा विधानसभाओं में पर्याप्त जो प्रतिनिधित्व है अनुच्छेद 330 में, 332 में और 334 में। तो अस्पृश्यता का संचरण करने के लिए क्या है, उसमें उद्धृत होने वाली नियोक्ताओं के प्रवर्तन के लिए और उसमें सशक्त विषयों के लिए दंड विहित करने के उद्देश्य से क्या हुआ, सन 1955 में भारतीय संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया, 1955 में भारतीय संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम को अस्पृश्यता संशोधन और विविध व्यवस्था अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया। और इस संशोधन के साथ मुख्य अधिनियम का नाम नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 में रखा गया। क्या रखा गया, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 में रखा गया। अब इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा क्या क्या किया गया, जातियों के भेदभाव, लिंगीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए पेशा निश्चित होने के कारण किसी व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों से सामना नहीं करना पड़ता था। सामाजिक सुरक्षा कैसी दी गई कि किसी भी पेशा निश्चित होने के कारण किसी व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना ना हो, ऐसा किया गया। और अपंग तथा पराश्रित व्यक्ति जो दूसरे पर हैं आश्रित, वो जातीय संगठनों के द्वारा क्या किए गए, पालित किए जाते थे। गरीबी के कारण
गरीबी के कारण विवाह आदि में क्या हो गई, अधिक रुकावटें। सामाजिक सुरक्षा ऐसा प्रावधान किया गया कि गरीबी के कारण कोई भी समस्या हो, शादी विवाह से या अपंग व्यक्ति या उनकी रुकावटें नहीं थी। जाति प्रथा के कठोर नियम को व्यक्तियों को दूसरे धर्म को अपनाने से रोका और इस प्रकार से क्या किया गया, शासन व्यवस्था अपने हाथ में रखने की कोशिश की गई। तो इसकी पेशा को निश्चित होने के कारण क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति की क्या हो गई, लोग अपनी निपुणता और कारीगरी से रहस्य को क्या करते थे, गुप्त रखते थे और अपनी संस्कृति को बचाए रखते थे। और कारीगरों के रहस्यों को अपनी आर्थिक सुरक्षा रहती थी कि प्रत्येक धर्म के जो मानने वाले धर्म है उसके अनुसार ही शादी विवाह करते थे। ऐसा इसमें जटिल व्यवस्था कर दी गई थी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर दी गई थी कि जाति के द्वारा लिंग भेदों में हुए जो सांप्रदायिक परिवर्तन है, इन शब्दों के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। इनमें प्रमुख विद्वान है प्रोफेसर श्रीनिवास के शब्दों में। तो उन्होंने क्या कहा कि भारतीय हैं आज वास्तव में क्या हो रहे हैं, क्रांति में रह रहे हैं। हमारा जो भारतीय समाज है आज वहाँ उसके मानव क्या है, आज एक क्रांति युग में रह रहे हैं, वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं। और भारत की यह क्रांति जो है कई कारकों द्वारा लाई गई है। नवीन संविधान, वयस्कता, छुआछूत के विचारों को कमजोर बनाना, आरक्षण नीति, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, नारी स्वतंत्रता आंदोलन प्रभावी तथा भूमि स्वामी जातियों तथा अनुसूचित जातियों। क्या किया गया इसमें सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत में है ना। प्रोफेसर श्रीनिवास ने इन्होंने क्या क्रांति कि हमारा मानव क्या है, आज हमारा जो भारत है वो वास्तव में क्रांति युग में रह रहा है। और ये क्रांति युग के कारण इन्होंने क्या किया, नवीन संविधान बनाए, वयस्कता के प्रति छुआछूत के विचारों कमजोर बनना, आरक्षण नीति, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार और नारी स्वतंत्रता आंदोलन प्रभावी और भूमि स्वामी जातियों और अनुसूचित जातियों और दलितों के बीच बढ़ता हुआ हिंसात्मक संघर्ष जो है वो समानता के लिए संघर्ष है और ऊंची जातियों का क्या है, खुला विरोध। तो शिक्षित भारतीयों द्वारा जनजातीय कलाओं, वस्त्रों, नृत्यों को राष्ट्रीय विरासत का अंग मानना क्या बता रहा है कि बढ़ती हुई मतांधा ये बताते हैं। तो इसी के अनुसार दूसरे विद्वान के अनुसार है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, सामाजिक न्याय। इन्होंने सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग के प्रति सिद्धांत को मजबूती से लागू करने के लिए भूमि स्वामित्व की क्या की, सीमाएं लागू कर दी। भूमि सीमा क्या कर दी, लागू कर दी कि इनके विकास के लिए नई संस्थाएं, ग्रामीण जीवन के कार्यकर्ताओं को लाई, लोगों के लिए नए अवसर उत्पन्न किए गए और लोगों की आकांक्षाओं को विस्तृत अभिवृद्धियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया तथा क्या किया गया, परंतु इनके तुरंत लाभ असमान रहे। ये कदम ग्रामीण शक्ति संरचना में सामंती जो जीवन थे चिंतन को समाप्त नहीं कर पाए। इसमें क्या हुआ, मार्ग प्रशस्त हो गए, इनके लाभ क्या रहे, असमान रहे। भूमि स्वामित्व के जो प्रति जो सीमाएं लागू की गई थी और लोगों के लिए जो नए अवसर उत्पन्न किए गए और आकांक्षाएं व्यक्तियों के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया, ये लाभ इनको जो वो देना चाहते थे वो सामाजिक न्याय वो क्या हो गए, असमान हो गए। और क्या परंतु लाभ असमान, ये कदम ग्रामीण शक्ति संरचना के सामंती जीवन चिंतन को समाप्त नहीं कर पाए। जो ग्रामीण, क्योंकि ग्रामीण जो शक्ति थी वो जमींदारों के ही प्रति उनके अधीन रहती थी, उसकी सत्ता पावर ग्रामीण की जो संरचना है उसी के अधिकार में रहती थी। तो ये समझ समाप्त नहीं हो पाया और जाति पर आधारित श्रेणीबद्ध व्यवस्था क्या हो गई, मुरझाई नहीं। वरन इससे देश में क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ कि जाति संघों के रूप में एक नया रूप ग्रहण कर लिया, उसके अंदर एक क्रांति आ गई और ये क्या कर दिया, एक नया रूप ग्रहण कर लिया और ग्रामीण समाज के आधुनिकीकरण में राजनीतिक पावर, सत्ता, आर्थिक संस्थाओं की क्रियाशीलता में यह एक भूमिका
जो नए रूप से आई जाति निर्वाह के लिए, वो क्या है, एक नई भूमिका निर्वाह करने लगे। तो इस प्रकार जो प्राचीन काल से समाज की संरचना को नियंत्रित करने वाले वर्ण ने जाति तथा वर्ग तक की यात्रा तय कर ली। कहाँ किसकी यात्रा तय कर ली? जाति तथा वर्ग। वर्ण ने क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जाति की अवधारणा के अंतर्गत में इन्होंने क्या किया कि जाति की वर्ग तक यात्रा कर ली, जिसमें नगरीकरण, औद्योगिकरण, संचार तथा सड़कें, तकनीकी तथा ज्ञान विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसका? नगरीकरण का, औद्योगिकरण का और संचार का और सड़कें का, ताकि यातायात के कारण क्या हो सके, व्यक्ति क्या हो सके। और औद्योगिकरण ने क्या किया, कल कारखाने, उद्योग धंधों का जन्म हुआ, जिसके कारण यातायात के कारण व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह व्यापार और अपने रोजगार के लिए जाने लगे। और जाति की अवधारणा को अधिक स्पष्टीकरण करने के लिए अब हम क्या देखेंगे, वर्ण तथा जाति वर्ग में अंतर। वर्ण तथा जाति वर्ग में अंतर। तो वर्ण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी वो क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो जाति थी वो जन्म पर आधारित थी। हम जिस जाति में जन्म ले लेते हैं, आजीवन हम उसी के सदस्य बन जाते हैं। और वर्ग का क्या था, ये तीनों का अंतर हम देख रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। और तीसरा क्या था, वर्ग। वर्ण, जाति और वर्ग, ये तीनों में क्या समानता और क्या असमानता। किसी वर्ग की सदस्यता के लिए इसमें क्या होना पड़ता था, जन्म नहीं लेना पड़ता था। जन्म नहीं है, इसमें क्या है, व्यक्ति के कार्य और प्रयत्न के आधार पर ये वर्ग का जो सदस्य है वो पूर्णतया ऊपर की ओर उठते थे। और ये वर्ण में क्या था कि कर्म के द्वारा व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकता है। कर्म के द्वारा व्यक्ति अपना वर्ण बदल सकता है। जैसे परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने जब युद्ध करना किया तो उसको अपना उन्होंने क्या माना, प्रमुख कर्म माना, और इसलिए वो क्या कहला गए, क्षत्रिय कर्माकर। ये वर्ण में क्या है, कर्म के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अपने कर्म के अनुसार हम अपने जाति को, अपने वर्ण को बदल सकते। इसमें किसी प्रकार की, और जाति में क्या है, इसमें किसी प्रकार की चेतना की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि जाति क्या था, जन्म पर आधारित था। तो जाति की सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या है, किसी तरह का कोई प्रयत्न या चेतना नहीं करना पड़ता था। अर्थात व्यक्ति की इसमें क्या थी, अज्ञानता थी, निर्धनता थी, रुचि और अरुचि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मीन्स एक जगह वह अस्थायी रूप से जमे रहते थे। और वर्ग में क्या देखा गया कि वर्ग के सदस्यों में क्या थी, चेतना होती थी और योग्यता तथा कुशलता क्या होती थी, वर्ग में चेतना होती थी, उसकी योग्यता होती थी, कुशलता होती थी, और वो कुशलता के अनुसार अपने वर्ग का सदस्य बन सकते थे। अपनी स्थिति को, अपने स्टेटस को वो ऊपर उठा सकते थे अपनी कुशलता के कारण। फिर नेक्स्ट आ गए हम वर्ण में। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी, यहाँ लचीली थी। वर्ण व्यवस्था लचीली थी, लचर पचर थी। तो शांतनु ने क्या किया, क्षत्रिय होकर भी नीच कुल की लड़की से, सत्यवती से विवाह किया। उदाहरण के लिए है कि वर्ण व्यवस्था यहाँ लचीली थी कि क्षत्रिय होकर भी, शांतनु क्या थे, क्षत्रिय होकर भी नीच कुल की लड़की सत्यवती से विवाह किया। ये इसके सम्मुख उपस्थित हो रहा है। और नेक्स्ट क्या है जाति में, कि जाति व्यवस्था कठोर है। यहाँ खुला व्यवहार था, इसमें लचीलापन नहीं था, यहाँ खुला व्यवहार था। जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि जो जिस जाति के नियमों का पालन नहीं करता था, है ना, यहाँ लचीलापन नहीं था, कठोर नियमों एवं निषेधों का पालन करता था। और वर्ग में क्या था, यह एक अर्जित व्यवस्था थी, जो व्यक्ति को अपनी योग्यता, कुशलता के द्वारा अपनी स्थिति मिलती थी, और यह कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति को प्राप्त होता था। और नेक्स्ट इसी के अंतर्गत है वर्ण। और क्या है, वर्ण में हम क्या देखेंगे कि वर्ण जो है कर्म मूलक होता था, जो धर्म एवं गुण मूलक होता था। जो धर्म के अनुसार क्या करते थे कि वो क्षत्रिय बन जाते थे,
तो ये इसमें क्या था कि वर्णों के अनुसार, कर्मों के अनुसार ये विभिन्न वर्णों को अपने में परिवर्तित करते थे। लेकिन जाति क्या है, बंद वर्ग है, वो क्या है, अपने गुण के अनुसार भी क्या है, एक जगह अस्थायी टिके रहते थे। जबकि वर्ग में क्या था, खुलापन था। वर्ग खुलापन है। और वर्ण व्यवस्था में व्यवस्था की क्या थी, कोई कठोरता नहीं थी। वर्ण व्यवस्था क्या है, कठोरता नहीं थी। उसमें व्यवसाय भी कठोर नहीं था। देश काल अपनी क्षमता के अनुसार क्या था कि व्यक्ति अपने देश काल एवं स्वभाव क्षमता के अनुसार वर्ग में परिवर्तन होता आया था। और जातियों के व्यवसाय क्या थे, निश्चित होते थे, क्योंकि ये वंशानुगत होती थी। जो एक बार जिस जाति में जिसकी जो व्यवसाय है, जैसे अगर धोबी का बेटा धोबी ही होता था, नाई का बेटा नाई होता था, तो ये जातियों के व्यवसाय इसमें प्रायः क्या होते थे, निश्चित होते थे, क्योंकि इसकी जटिल व्यवस्था थी। परंतु वर्गों के नहीं थे। वे अपनी सदस्यता क्या थे, खुद अपनी योग्यता एवं कुशलता से प्राप्त कर सकते थे। अस्थायी सदस्यता होती थी वर्ण में। और जाति में क्या था कि अंतर विवाही नियमों की कठोरता से पालन होती थी। कहने का मतलब इसमें जातीय बहिष्कार किया जाता था। अपनी ही जाति के अंतर्गत व्यक्ति विवाह कर सकते थे, नहीं तो उसे जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था, गांव से भगा दिया जाता था दूसरे शहर में। तो इस तरह से क्या था, अंतर विवाह नियमों की कठोरता से पालन किया जाता था। और नेक्स्ट क्या है, वर्ग में इस संबंध में क्या था, कोई निश्चित नियम नहीं था, क्योंकि कोई प्रतिबंध था ही नहीं। सब अपनी योग्यता और प्रतिष्ठा क्या था, समाज में अपने कर्म और अपनी योग्यता के अनुसार ऊंचे ऊंचे स्थान ग्रहण करते थे। तो इसमें प्रतिबंध नहीं था। ये अपनी अपनी पसंद से या अपनी जाति से बाहर रहकर भी विवाह कर सकते थे। और वर्ण में क्या था, चेतना तथा क्रिया युक्त होता था। चेतना तथा क्रिया युक्त होता था। जो जो व्यक्ति गुणों को अपनाता था, त्यों त्यों उसका वर्ण भी बनता जाता था। क्या है, क्रिया युक्त होता था। कहने का मतलब कि काम के अनुसार होता था। जो जो व्यक्ति गुणों को अपनाता था, त्यों त्यों उसका वर्ण भी क्या है, बनते जाता था। और ये जाति में क्या है कि जाति की उच्चता का आधार सामाजिक था। अर्थात एक व्यक्ति कितना भी संपन्न क्यों न हो, किंतु यदि वह निम्न जाति का है तो उसे उच्च नहीं माना जाएगा, है ना। अगर वो कितना भी हरिजन जाति, पिछड़ी जाति अगर ऊपर उठ जाते हैं, उच्च पद ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी क्या है, वे जो जिस जाति के हैं वही जाति माने जाएंगे। उनकी सदस्यता नहीं बदल सकती है, उनमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हो सकता है। और वर्ग क्या है, उच्चता का आधार है, आर्थिक रूप से जो मजबूत है। और वर्ग के सदस्य में अपने आप जैसे ही उच्चता प्रदत्त वो स्थिति पा लेता है, तो उसकी जो स्थिति है उसमें वो स्वयं परिवर्तन आ जाता है, अपने आप परिवर्तन हो जाता है। जाति एक सांस्कृतिक संस्था है। जाति पवित्रता तथा अपवित्रता संबंधी बहुत से नियमों की व्यवस्था कराता है। जाति पवित्रता तथा अपवित्रता संबंधी बहुत से नियमों की एक व्यवस्था है। जैसे अभी हम लोग बोले जातीय बहिष्कार, खान पान, विवाह संबंधी, तो ये सब है क्या है, वे पवित्र मानते हैं, गोत्र पवित्र मानते हैं। अपने ही गोत्र में विवाह करना, दूसरी जाति का ये प्रायः क्या करते हैं, हमेशा बहिष्कार करते। तो ये जाति के अंतर्गत क्या है, नियमों की एक व्यवस्था होती है। जबकि वर्ग में क्या है, कोई पवित्रता और अपवित्रता संबंधी किसी प्रकार का विश्वास का समावेश नहीं होता। ये क्या करता है, हमारे जो वर्तमान जीवन है, हमारा जो वर्तमान समय है, उससे प्रभावित होता है और ये प्रायः उसी को महत्व देता है। और जाति के अंतर्गत फिर क्या है कि उच्च सभी जातियों को क्या है, संवैधानिक या संवैधानिक दृष्टि से समान अधिकार मिला है। सभी जातियों को संवैधानिक दृष्टि से समान अधिकार हमें कहाँ मिला है, जाति में। और इसमें वर्ग के अंतर्गत क्या है, इसमें खान पान, विवाह संबंधी में क्या है, कोई प्रतिबंध नहीं है। यह क्या है, प्रजातंत्रात्मक बाधक नहीं है।
यह जो है वर्ग के अंतर्गत, इसमें प्रजातंत्र बाधक नहीं है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान में क्या कर दिया गया, लिंगीय भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। तो वर्ग प्राय क्या है, खुलापन है, इसके कारण इसमें क्या है, प्रजातंत्र में बाधक नहीं है। और वर्गों की जो वर्णों की जो संख्या है वे सीमित है। जैसे हमने क्या बताया, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परंतु जातियों की संख्या क्या है, असीमित है। जाति और प्रजातियों की संख्या क्या है, असीमित है। यह जनगणना के आधार पर प्राय किया जाता है। और वर्ग क्या है कि दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की प्रेरणा एवं प्रतिष्ठा धन संपत्ति के द्वारा प्रमुख आधार रहा है। और जातियों का निर्माण क्या है, जातियों का निर्माण में प्रक्रिया अभी भी जारी है। और गांव में क्या है, जाति व्यवस्था अभी भी पनप रही है। गांव में छुआछूत और जाति की व्यवस्था अभी भी पनप रही है, प्रायः देखने को मिल रहा है। लेकिन वर्ग व्यवस्था नगरों में नहीं पनप रही है, क्योंकि हमने शुरू में क्या कहा कि नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं सड़कों के निर्माण के कारण हमारा क्या हुआ, वर्ग भेद और जाति क्या है, मिटता जा रहा है। और इसके ऊपर हमारे विभिन्न संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं। लेकिन हमने वर्ण, जाति एवं वर्ग के अंतर को सविस्तार से देख लिया। नेक्स्ट क्या है कि वास्तव में वर्ण और जाति तथा वर्ग क्या है, एक दूसरे के निकट है ना। वर्ण, जाति और वर्ग एक दूसरे के निकट होने के बावजूद भी इनमें मूलतः क्या है, ये एक दूसरे से भिन्न है ना। लगता है कि सब एक है, वर्ण, जाति, वर्ग सुनने में, लेकिन क्या है, सभी एक दूसरे से भिन्न है। वर्ण का अर्थ है चयन करना, और जाति का मूलभूत अर्थ है जन। जन धातु से लिया, जिसका अर्थ है कि जन्म से है। और वर्ण शब्द क्या बता रहा है, रंग के अर्थ को बता रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध। ब्राह्मण का श्वेत, लाल, काला। तो इस तरह से वो विभिन्न रंगों के आधार पे हमें वर्ण को दर्शाता है। और अपने वर्ग में हम उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इन सब के आधार पे हम क्या करते हैं, वर्ण, जाति एवं वर्ग को श्रेणियों में बांटते हैं, विभाजित करते। लेकिन व्यवहारिक रूप से विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक दूरी को, व्यवहारिक रूप से हम विभिन्न वर्गों के बीच क्या करेंगे, सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए सभी प्रयत्न किए जाते हैं, जो साधारणतः हमारी जाति व्यवस्था में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, जाति प्रथा में, जाति व्यवस्था में देखने को मिलती है। ये तीनों समय समय पर क्या करते हैं, समाज में स्तरीकरण का कार्य किया है। हमारे समाज में स्तरीकरण का क्या है, कार्य के अनुसार उनको निर्धारित किया गया, समय के अनुसार। तो हमें उनके समाज के स्तरीकरण का कार्य किया गया। सामाजिक स्तरीकरण को अब हम मुख्यतः 2 प्रकार से बांटेंगे। जाति के अंतर्गत में स्तरीकरण को हम क्या करेंगे, 2 रूप से बांटेंगे, बंद स्तरीकरण और खुला स्तरीकरण। तो बंद स्तरीकरण में प्राय क्या हम किसको लिए, जाति को, कि जाति एक बंद वर्ग है। तो बंद स्तरीकरण का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था से जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, संपूर्ण समाज अनेक ऐसे स्तर समूहों में विभाजित हो जाता है जिनकी प्रकृति क्या है, पूर्णतया बंद होती है। और इसका तात्पर्य क्या है कि इस व्यवस्था में व्यक्ति को एक बार जो स्तर प्राप्त हो जाता है वो क्या होता है, आजीवन उसी स्तर का रहता है। उसमें वो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं ला सकता। इसका निर्धारण हम किससे करते हैं, जन्म से करते हैं। हिंदू समाज क्या है, बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। क्या है, हिंदू समाज जो है हमारे बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। और हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति के द्वारा एक विशेष सामाजिक स्थिति प्राप्त होती, जिसके अनुसार वह अन्य सामाजिक समूहों तथा जातियों को अपने संबंध स्थापित करता है। क्या करता है, हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति के द्वारा जो एक सामाजिक स्थिति प्राप्त है उसके अनुसार वह सामाजिक समूह प्रदान करता है, जाति अपना संबंध स्थापित करता है। जैसा जिस जाति के लोग रहते हैं
वे अपना उसी तरह के अनुसार उच्च कुल के हैं तो उच्च कुल के वैसे ही सामाजिक स्थिति उनके अंतर्गत आ जाती है और वैसे ही स्थिति वे प्रदान करते हैं, वैसे ही समूहों में वो जाना पसंद करते हैं अथवा जातियों से अपने संबंध वैसे ही जातियों से अपना संबंध को स्थापित रखते हैं। और इस जातिगत स्तरीकरण से संपूर्ण समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे 4 प्रमुख सामाजिक समूहों में विभाजित हुए। इस प्रकार स्पष्ट है कि बंध स्तरीकरण क्या है। बंध स्तरीकरण क्या है? वह प्रणाली है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण किसके आधार पर होता है? जन्म के आधार पर होता है और ये आनुवंशिकता के आधार पर होता है। अब खुला हुआ स्तरीकरण क्या कहा? स्तरीकरण के अनुसार कितने? तो बंध स्तरीकरण और खुला। तो खुला स्तरीकरण को हम देख, यह क्या है? ये वर्ग को दर्शाता है। जो खुला हुआ स्तरीकरण है यह जो है ये वर्ग को दर्शाता है। यह बंध स्तरीकरण से क्या है? यह बिल्कुल भिन्न है, यह बिल्कुल अलग है। वर्ग व्यवस्था स्तरीकरण के एक खुले रूप को स्पष्ट करती है, एक खुले हुए रूप को स्पष्ट करती है। विभिन्न वर्गों का निर्माण, चाहे आर्थिक आधार हो चाहे सामाजिक आधार हो, इसके अनुसार व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती है और उसकी योग्यता तथा कुशलता और भौतिक साधनों के स्वामित्व के आधार पर होता है। यह स्तरीकरण एक प्रकार की स्वतः चालित व्यवस्था है। स्वतः चालित व्यवस्था में क्या? एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के अनुसार, अपने योग्यता एवं कुशलता के अनुसार, अपनी अभिरुचियों के अनुसार समाज में अपने आप को ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। वे अपनी दिशा में वह स्वतः चालित है ना, अपने स्वतः वो आगे बढ़ता है। और गतिशीलता ऐसे स्तरीकरण के प्रमुख गुण है। यहाँ व्यक्ति अधिक क्रियाशील होता है और चेतनशील होता है और क्रियाशीलता के कारण ही और चेतनशील के कारण ही व्यक्ति क्या होता है? समाज में ऊपर की ओर उठता है। तो औद्योगिक तथा व्यावसायिक उतार चढ़ाव के साथ जैसे जैसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, स्तरीकरण की व्यवस्था का क्या है? जैसे जैसे स्तरीकरण की व्यवस्था में उतार चढ़ाव आएगा, जैसे जैसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, स्तरीकरण की जो व्यवस्था है उनका स्थान पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है? उच्च अथवा निम्न हो जाता है। औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में यदि उतार चढ़ाव आएंगे, जैसे जैसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में, रोजगार में है ना परिवर्तन होगा, तो स्तरीकरण की जो व्यवस्था है उनका स्थान और अपेक्षा उच्च अथवा निम्न हो जाएंगे। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? खुला हुआ स्तरीकरण कहते हैं। ये क्या है? स्वतः चालित व्यवस्था है और जो अपने स्तर के उन्नयन हेतु प्रयास करता है। अब हम भारतीय समाज की जातिगत प्रकृति और जाति के महत्व से क्या हो गए? अवगत हो गए हैं। तो यहाँ तक आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रही हूँ कि जाति की अवधारणा को बताएं और वर्ण, जाति एवं वर्ग के अंतर को स्पष्ट करें और बंध स्तरीकरण एवं खुला स्तरीकरण को परिभाषित करें और बंध स्तरीकरण और खुला स्तरीकरण को परिभाषित करें और इसको सविस्तार बताएं निम्न उदाहरणों के साथ। ठीक है, तो फिर हम अगले वीडियो के साथ पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त है। लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।